फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था टिश्यू के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने काफी हद तक बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आगे। ये हम लोग शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्वी विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक क्या होता है, विभाज्य ऊतक की आवश्यकता क्या होती है, कहाँ पे ये होता है, तो ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना था अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू के पास से। आपको यहाँ पे आपको बोली थी उस वीडियो में कि आपको इसको याद कर लेना है, जिससे कि आपको अगर ये याद है तो आप अच्छे से अगर क्वेश्चन नॉर्मल आए तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको याद हो गया होगा। जैसे प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, एक विभाज्य ऊतक, एक अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है, शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्वी विभाज्य ऊतक, अंतर्वेष्टि विभाज्य ऊतक यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू होता है इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू में बांटा गया है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बांटा गया था। तो जो सिंपल में होता है वो जाइलम यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है, और जो जटिल होता है वो जाइलम और फ्लोएम होता है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया। तो आज हम लोग को पढ़ना था यहाँ से अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू के पास से। तो देखिए, परमानेंट टिश्यू का मतलब यानी अस्थायी ऊतक का मतलब कि अब इसमें विभाजन नहीं हो रहा है, विभाजन होना बंद हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू ये उन विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से उत्पन्न होते हैं जो लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, यानी विभाजन होने के बाद फिर विभाजन समाप्त हो जाता है। इनका आकार, आकृति, मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में रिक्तिकाएं होती यानी वैक्यूल्स होता है, और वैक्यूल्स का कार्य होता है पानी को स्टोर करके रखना। मानव यानी जंतु में ये छोटा होता है, लेकिन एनिमल में ये जो वैक्यूल्स होता है बड़ा होता है। आगे देखिए, एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है, उसे विभेदीकरण कहते हैं। आकृति व संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक दो प्रकार की होती है, एक सरल अस्थायी ऊतक होता है और एक जटिल अस्थायी ऊतक होता है। यानी सरल अस्थायी ऊतक में यह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है संरक्षी ऊतक यानी प्रोटेक्ट टिश्यू, और संभरण ऊतक सपोर्टिंग टिश्यू। अगले देखिए, आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। संरक्षी ऊतक का मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। यहाँ पे देखिए, एपिडर्मिस पौधे के सभी भाग जैसे पत्तियां, फूल, जड़, तना के सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। ये क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटिकल एक मोम जैसा जल प्रतिरोधक पदार्थ होता है। जैसे कि आप देखते हैं जो यहाँ जो मरुस्थली पौधे होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहां पे जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल जम जाता है, जो कि पानी के वाष्प बन के उड़ रहा है उसको कम कर देता है, यानी पानी की हानि को बचाता है। तो यहाँ पे वही कहा गया पदार्थ होता है जो एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस साथ साथ सूक्ष्म छिद्र रंध्र स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा में दो गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। गार्ड कोशिकाएं ही वाष्प सर्जन को नियंत्रित करती हैं। यहाँ पे देखिए, एपिडर्मिस का कार्य क्या है? पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस के क्यूटिकल वाष्प सर्जन को रोकती है, जिससे पौधे झुलसने से बच जाता है। स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान में सहायता, वाष्प सर्जन में सहायता होता है। आगे देखिए, कॉर्क क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, सेल की खोज यानी कोशिका की खोज सबसे पहले किसमें हुआ था? कॉर्क में ही हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में किया था? 1665 में। पर वो कैसी कोशिका थी? तो वो कोशिका मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज लियोन्टिनो वान लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। तो ये पौधों के लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने के परिधि में उपस्थित ऊतक कार्क में बदल जाते हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। कार्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों का प्रवाह को रोक देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्क झटकों में चोट से पौधों को बचाती है। यह बहुत हल्का जल रोधक संपीड्य होती है।
कार्क का उपयोग कुचालक व झटके सहन वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोमेटा और कार्क में क्या डिफरेंट बताया गया है। तो ये पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं जो वृक्क के आकार की गाढ़ कोशिकाओं से घिरे होते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। आप अगर इसकी संरचना इस तरह से देखे होंगे, यानी वृक्क के आकार की होती है, बीच में गाढ़ कोशिकाएं होती है, यही नियंत्रण करती है वाष्पसर्जन को। तो वही कहा गया है कि कार्बन, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कार्य क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान जल वाष्प में ह्रास यही नियंत्रण करता है। यहाँ पे कार्क देखिए, जब जड़ व तने वृद्धि होते जाते हैं तो द्वितीय मेरिस्टेमेटी एपिडर्मिस को बाहर की ओर धकेल देती हैं। ये पौधे के तने के बाहरी भाग में कई स्तरों में कार्क या पौधे की छाल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतर अवकाश नहीं होता है। ये कोशिकाओं में सुबेरिन के जमने से होते हैं। अगला देखिए आगे क्या कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका फिगर, यहाँ पे आप देखिए स्टोमा ओपन है और स्टेमा क्लोज्ड है, यानी यहाँ पे जो स्टोमेटा है ओपन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जल भर चुका है तो ओपन हो गया, इसमें से जल नहीं, इसका ये न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स, यानी ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये वैक्यूल्स है, रिक्तिका है, यहीं पे पानी स्टोर हो जाता है, गॉड सेल है और सेल वाल है, ये स्टोमेटा है। तो ये इसका फिगर आप देख सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या कहा गया। अब हम लोग देखे होने वाले हैं सहायक ऊतक यानी सपोर्टिंग टिश्यू। ये 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ध्यान दीजिएगा, जो पेरेनकाइमा और कोलेरेनकाइमा होती है ये जीवित होती है, यानी ये जीवित होती है। जो स्क्लेरेनकाइमा होती है ये दृढ़ होती है और ये जो स्क्लेरेनकाइमा होती है ये यहाँ पे मृत होती है। जैसे कि छाल, जो जैसे कि नारियल का छाल है तो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में क्या कहा गया है, यहाँ पेरेनकाइमा से कहा गया समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं, गोल होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजीय है, लंबी होती है। कोशिका भित्ति पतली व कोशिका द्रव्य सघन होती है। कोशिका के मध्य केंद्रीय रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। आगे देखिए, पौधे के सभी भाग में उपस्थित जड़, तना, पत्ती, फूल। पेरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या होता है, तो भोजन को संचित कर इकट्ठा करना, उसके यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, भोजन को एकत्रित करना और पौधे के अपशिष्ट पदार्थ, गोंद, रेजिन, क्रिस्टल, टेनिन इकट्ठा करना इसका कार्य होता है। आगे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो पेरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए पेरेनकाइमा 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो कोलेरेनकाइमा होता है और एक एरेनकाइमा होता है। तो कोलेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जो भोजन बनाने में सहयोग करता है, और एरेनकाइमा जो जलीय पौधे होते हैं उनको तैरने में सहायता करता है। तो वही कहा गया पाया जाता है, हरे रंग का क्लोरीनकाइमा कहलाता है। तब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती हैं। कोशिकाएं पत्तियों में, नवजात तनों में और बाह्य आवरण में पाई जाती है। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, पहली साइड स्पोंजिया, यहाँ पे आर्किया में होता है क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा है। आगे देखिए, इसमें जब पेरेनकाइमा कोशिका के बीच अंतः कोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तो इन अंतर कोशिकीय स्थान में वाई भर जाता है, इसे एरेनकाइमा कहलाते हैं, जिससे पौधे हल्के हो जाते हैं। और यह गुण पौधे के उत्प्लावन बल, यानी उत्प्लावन बल के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि नीचे से ये एक बल लगता है जो बल प्रदान करता है, अधिकतर जलीय पौधों में पाया जाता है। यहाँ पे कोलेनकाइमा देखिए, एक कोलेनकाइमा होता है, एक कोलेरेनकाइमा होता है। तो पेरेनकाइमा का भाग है कोलेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा तो एक अलग होता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।